गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है। सभी लोग आ जाइए और एक बार बताइए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर। और कोई डाउट हो तो उस डाउट को पूछ लीजिए। सभी का स्वागत। सभी लोग आइए, जल्दी जल्दी जुड़ा जाए। हम सेकंड चैप्टर की ओर पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ बातें करी थी जिसमें हम ये समझ रहे थे कि भाई यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। एक तरफ यूरोप की सोसाइटी और दूसरी तरफ इंडिया की सोसाइटी, है ना। तो ब्रिटिश या इंग्लैंड की सोसाइटी कैसी थी, इंग्लैंड की सोसाइटी कैसी थी, और दूसरी तरफ हम इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, है ना। सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड सही नहीं रहेगा, पॉलिटी। तो जल्दी जुड़ा जाए। कोई डाउट हो उस डाउट को बताइए। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? चलो फिर आगे बढ़ें क्या, स्टार्ट करें फिर। क्या इसे स्टार्ट किया जा सकता है, बताइए। दो क्वेश्चन दोनों ओके था। चलो अब थोड़ा सा ना मन लगा के पढ़ते हैं भाई। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो देखना सर, क्या हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने ये कहा कि एक ऐसी सोसाइटी जिसके पास क्या हो रहा था सर, तो जिसके यहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रहे थे, जिसके पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन थे। और दूसरी तरफ कौन सा, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक ऐसा दौर, सोच कर देखो, एक ऐसा दौर जिस दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो। उस टफ कंपटीशन में भी इतने ऐसे संस्थान और टीचर हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर वो बच्चों का करियर क्या ही बना पाएंगे। वो पैसे जरूर बना सकते हैं लेकिन वो करियर नहीं बना पाएंगे, है ना। और बड़ी बात है कि बच्चा भी नहीं समझ रहा, और वही बच्चे का नाम क्या है, समझ रहे हो। तो बड़ी बात यहाँ पर ये है सर कि ऐसे समय, जिस समय भारत में नवाबों का शासन है, नवाब यहाँ पर शासन कर रहे हैं। जो राजनीतिक संरचना है भारत में वो फ्यूडलिस्टिक है, वो सामंती संरचना है। कैसी संरचना सर? सामंती संरचना। मीन्स यहाँ पर जो रूलर हैं वो रूलर अपने राज्य से ज्यादा आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। मीन्स कि उनका राज्य केवल अच्छे से चले। और इसी को हमने कहा कि सर ये रीजनल पर्सपेक्टिव है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से युक्त। तो जब भी सामंती संरचना की बात आएगी तो उसमें इस बात को भी आपको नजर रखना पड़ेगा कि सामंती संरचना का मतलब है कि क्षेत्रीयता की भावना ज्यादा होगी, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से ज्यादा युक्त यहाँ के शासक। क्लियर? अब देखो, हम के अंदर सोच रहे हैं और कोई कुएं में एंटर कर रहा है बाहर से, और वो बाहर की दुनिया देखकर एंटर कर रहा है, और वो देख पा रहा है कि भाई कुआं ही अंतिम ऑप्शन नहीं है। कुआं तो बहुत एक छोटी यूनिट है, बड़ा यूनिट समुद्र है। और वही समुद्र कहाँ पे, कुएं में प्रवेश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के नवाब, यहाँ के शासक उस पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे। जब वो नहीं समझ पाएंगे तो जनता क्या समझ पाएगी। आप इस बात को समझ रहे हैं? अब इस चीज को भी आप सोचना कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है और कहीं भी विजिट करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे भाई उनका टेम्परामेंट अलग है। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। जो नहीं कहेंगे वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो वहां से बेस बनाकर आ रहे हैं। तो वहां के जो भी कमांडर है, जो भी सैनिक है, जो भी गवर्नर जनरल है, वो हमारे यहाँ से ज्यादा शक्तिशाली होगा।
क्लियर है? यस और नो बताओ, आगे चैप्टर शुरू करेंगे। जल्दी बताना। क्लियर है भाई? चलो, तो आप इस बात को ध्यान देना, ऑप्शनल में थोड़ा ज्यादा समझना रहता है, ठीक है, और उस समझने के लिए थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि मैं किस पैरामीटर पे बात कर रहा हूं, है ना। तो देखो, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल। कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पर विजय। बंगाल पर विजय, समझना यहाँ पर ध्यान से। देखो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पर की बात जब होगी तो सबसे पहले यही बात होगी सर कि बंगाल पर विजय क्यों, है ना। सबसे पहले क्या बात होगी सर, तो बंगाल पर विजय क्यों, वाई कंट्रोल इन बंगाल। और दूसरा ये है, बंगाल पर जब भी विजय होगी, इसका मीन्स कि वो विजय कैसा, पॉलिटिकल, क्योंकि सोसाइटी पॉलिटी मूव कर रही है, इसीलिए विजय कैसा, पॉलिटिकल। मीन्स कौन सा कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण सर, राजनीतिक नियंत्रण, पॉलिटिकल कंट्रोल, ठीक है सर। अच्छा, बंगाल पर पॉलिटिकल कंट्रोल की अगर बात करें, तो पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए तो दो बातें होंगी। एक बात होगा सर बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है। और दूसरा होगा बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। दूसरा होगा सर बक्सर का युद्ध। और इस बैटल ऑफ बक्सर में या प्लासी में आप इस बात को समझना कि प्लासी के युद्ध में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या है। दूसरी तरफ ये देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का कारण या कॉजेज क्या है। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का रिजल्ट क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो रिजल्ट एंड इम्पोर्टेंस, कारण और परिणाम, कारण और, कारण व परिणाम, ठीक है सर। तो ये बातें हमें ध्यान देना, सेम यहाँ भी वही होगा। कॉजेस बात करेंगे, कॉजेस, कारण, कारण और रिजल्ट और इम्पोर्टेंस। ठीक है सर, तो ये बातें होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा सर, बंगाल पर विजय क्यों, बंगाल पर विजय क्यों। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ब्रदर, हमेशा क्यों, तो बार बार हमने एक वर्ड यूज किया है, फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन। क्या, फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। समझ रहे हैं? अनुकूल भौगोलिक स्थिति का मीनिंग ये है कि बंगाल की भौगोलिक स्थिति अंग्रेजों की कंडीशन के लिए फेवरेबल थी। कैसे थी, इसको हम अभी समझते हैं। तो देखो सर, बड़ी बात क्या है जिसके बारे में हमें बात करना है कि भाई बंगाल पर नियंत्रण क्यों। तो सबसे पहले भाई लाभ, हमेशा अंग्रेज लाभ को लेकर बात करेंगे, तो वहीं जाएंगे जहां पर फर्टाइल लैंड ज्यादा है, वहीं पर जाएंगे जहां पर उपजाऊ भूमि ज्यादा है। तो फर्टाइल लैंड ज्यादा, और फर्टाइल लैंड ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा।
क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई, तो बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है ना, ह्यूज एरिया है, ह्यूज एरिया है, विशाल एरिया। और जब विशाल क्षेत्र है तो भाई यहाँ से ये भी चांस बनते हैं कि व्यापार और वाणिज्य भी अच्छे कंडीशन में चलेगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट सर मिनरल्स ज्यादा हैं, खनिज संसाधन का सेंटर है, खनिज संसाधन का केंद्र। ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे जरूरी बात है, वो सबसे जरूरी बात तो यही है ना सर, कि भाई बंगाल के पास क्या है, तो बंदरगाही क्षेत्र भी तो है, पोर्ट एरिया भी तो है, पोर्ट एरिया भी है, पोर्ट एरिया भी है ना, बंदरगाही क्षेत्र भी है। हुगली आपको याद है या सुना होगा कि बार बार किस पर नियंत्रण करने की कोशिश है, तो हुगली पर। अच्छा, इससे भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है कि सर हम जब पढ़ेंगे तो इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। आप इस बात को समझना थोड़ा सा, सर इधर कर्नाटक लड़ रहा है, इधर मैसूर लड़ रहा है, इधर है ना, यहाँ पर मराठे लड़ रहे हैं, यहाँ पर हैदराबाद लड़ रहा है, लेकिन बंगाल सर इधर है। मीन्स बंगाल का जो एरिया है वहां पर कोई क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है। समझ रहे हैं? मीन्स नो क्लैसेस बिटवीन, नो, ऐसे लिख लो, नो क्लैसेस प्रेजेंट। कोई लड़ाई का क्षेत्र नहीं है सर, कोई टकराहट नहीं। मीन्स कि जो भी देसी या इंडिजिनस पावर है वो साउथ एरिया में ज्यादा लड़ रही हैं, लेकिन अगर बात करें तो ईस्टर्न एरिया में लड़ाई नहीं है। और ये भी एक बड़ा कारण हुआ कि भाई क्या कर पाए, तो बंगाल पर कंट्रोल कर पाए। दूसरी बड़ी बात ये भी थी कि अगर आप थोड़ा सा इसे छोटा कर ले, जो दूसरा बड़ा पॉइंट ये भी था सर, कि ये वाला जो एरिया है ब्रदर, ये वाला जो एरिया है, अगर ये बंगाल पर कंट्रोल करेंगे तो ये फिर यहाँ से सीधे इधर व्यापार कर सकते हैं, किधर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, है ना, लाओस, कंबोडिया, अगर आप नाम सुन रहे हो। तो इसको क्या कहा जाता सर, इसे गोल्डन लैंड कहा जाता। क्या कहा जाता? स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि से निकटता किसकी है, तो स्वर्ण भूमि से निकटता, भूमि से निकटता किसकी है, बंगाल की है। क्यों? प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन लैंड, लिख लेना ब्रदर, प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन लैंड। क्यों भाई? इसका एक कारण सुन लो, कमेंट रोकना भी है ना, देखना। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल करें तो भाई हम इधर इंडोनेशिया जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते, लाओस जा सकते, वियतनाम। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो कंट्रोल तो यहाँ से पास पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सभी शक्तियां लड़ाई कर रही है ना, सभी शक्तियां यहाँ पर टकराव की स्थिति में है। तो अगर यहाँ से हो तो भाई सीधे हमारी जहाज अंडमान निकोबार होते हुए फाइनली इधर बढ़ जाए। तो ये भी जरूरी है कि बंगाल पर कंट्रोल किया जाए। तो यही बड़े कारण रहे, जहां यही बड़े कारण रहे जिसकी वजह से कंपनी बंगाल की तरफ बढ़ रही है। दूसरा एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देना कि बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, समृद्ध प्रांत था, इसीलिए इसे लैंड ऑफ कुबेर कहा जाता। क्या कहा जाता सर? लैंड ऑफ कुबेर कहा जाता। तो यहां तक क्लियर है तो नोट करिए, जिसके बाद हम फिर अपने मेन बैटल फील्ड में उतरे, नोट करा जाए। देखो सभी लोग कोशिश करो लाइव आ जाओ, है ना, नहीं आओगे तो बहुत समस्या होगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखो, जब क्लास में तुम क्लियर नहीं कर पाओगे तो बाहर क्लियर करना बहुत रिस्क वाला काम हो जाता है ना, ये ध्यान रखना।
नोट करो फिर आगे। हो गया। नेक्स्ट। ठीक है सर। एफ क्या पूछ रहे? एफ जी सी का मतलब मेरे भाई फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये शॉर्ट में लिखने का यही मीनिंग है कि तुम ध्यान से बातों को सुनो। ठीक है चलो। वैसे बता ही रहे हैं, देखिए इधर कौन कौन बता रहा है। सुजाता बता रही है, मुमताज बता रही है। चलो भाई लिखो जल्दी से, फिर आगे बात की जाए। ये हो जाए तो बताइए, है ना, फिर आगे। हो गया क्या? भाई ये हो गया, बताइए। हो गया ब्रदर ये। चलो अब देखना जिसके बारे में हम बात करने वाले वो समझो जरा। देखो, अब हमने एक बात ये कर ली कि भाई वो क्यों आना चाह रहे हैं, है ना। तुम मेरे से क्यों पढ़ना चाह रहे, कुछ तो कारण होगा। उसी तरह बंगाल वो क्यों आना चाह रहे, दूसरा पॉइंट समझना सर। अब हम मेन चीजें स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कौन सी बातें? तो राजनैतिक नियंत्रण, है ना। राजनैतिक नियंत्रण क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म याद रखना, इंग्लैंड की सोसाइटी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना। तो देखो सर, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, कंट्रोल ऑन बंगाल, ऑन बंगाल, बंगाल पर, बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण। समझने का इसे, देखो। अब बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण की अगर हम बात करें सर, तो इसमें भी दो बातें होंगी। पहले तो थोड़ा हम बैकग्राउंड समझ लेना ब्रदर, कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है बंगाल में।
उसके बाद ही तो हम राजनीतिक नियंत्रण की बात कर पाएंगे। तो देखो बंगाल की बैकग्राउंड। देखो एक चीज ध्यान देना, जब मुगल शुरू कर रहे हैं, जब मुगल पावर जब कमजोर हुई तो बंगाल जैसे राज्य स्वतंत्र हो गए, है ना। लेकिन जब बंगाल स्वतंत्र नहीं हो रहा था तो यहाँ पर मुगलों द्वारा नियंत्रण बनाए रखा जाता था। और बंगाल उनका क्या होता, तो सूबा होता था। सूबा का मतलब होता प्रांत। क्या होता सर मीनिंग, प्रांत। और इसी सूबा के हेड को क्या कहा जाता, इसी सूबा, इसको अच्छे से करते हैं, रुक जाओ। ये है भाई मुगल, और मुगल बैठ रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ये है मुगल रूलर MR, है ना। और इन्होंने अपने राज्य में एक इनका सूबा है जिसका नाम है बंगाल। क्या नाम है, बंगाल। बंगाल है क्या, मुगलों का सूबा है। सूबा का मतलब प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब प्रांत। ठीक है। अब इस बंगाल में चूंकि वो एक रीजनल ऑफिसर तो बैठाएंगे, और इसी रीजनल ऑफिसर को जब यहाँ बंगाल में बैठाते थे तो इस सूबे के हेड को क्या कहा जाता, तो सूबे के हेड को सूबेदार कहा, क्या कहा जाता सर, तो सूबे को हेड को सूबेदार कहा जाता। अच्छा, बंगाल एक सूबा है, उसके हेड को सूबेदार कहा जा रहा है। मीन्स ये सूबेदार मुगलों द्वारा नियुक्त होता होगा, यही बात है। ठीक है। तो सूबेदार सर प्रशासनिक कार्य देखता था, और उसी का एक छोटा सा पार्ट होता था दीवान। क्या होता, दीवान। तो दीवान, दीवान कौन सा काम देखता सर, फिनेंशियल देखता, वित्तीय क्षेत्र देखता वो, है ना। वित्तीय क्षेत्र देखता था। लेकिन चूंकि सूबेदार अमूमन राजकुमार रहे, प्रिंसेस रहे, आप देखना कई लोग ना अच्छे घर से बिलोंग करते हुए भी UPSC की तैयारी तो करते हैं लेकिन नाटक बहुत करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, है ना। आप इस चीज को भी नोटिस करना। तो देखो सर, तो सूबेदार ज्यादातर बंगाल में नहीं रहकर सूबेदार रहता था आगरा नहीं तो दिल्ली, जहां पर मुगल रूलर रहते थे, क्योंकि बेटा था बादशाह का। तो सूबेदार कहता था दीवान से कि भाई तू ही सारा काम देख लेना, और फाइनल जो रिपोर्ट दे देना उसको मैं देख कर बादशाह के पास जमा कर दूंगा। मीन्स सूबेदार वाला काम भी तुम कर देना। तो वो सूबेदार वाला काम भी दीवान करता था। मीन्स दीवान सूबेदार वाला भी कार्य करता था, सूबेदार का भी कार्य करता। अच्छा, मान लो आप इस बात को समझो, अगर दीवान सूबेदार वाला कार्य करेगा तो भाई, अगर दीवान अच्छे से काम कर रहा है तो दीवान भी आगे चलकर महत्वाकांक्षी होगा कि नहीं होगा। तो दीवान भी आगे चलकर महत्वाकांक्षी होने लगा। और जैसे मुगल शासक कमजोर हुई, ध्यान से समझना, दीवान भी आगे चलकर महत्वाकांक्षी। और जैसे मुगल सत्ता कमजोर हुई, मुगल सत्ता के कमजोर होने से, सत्ता के कमजोर होने से, मुगल सत्ता के, महत्वाकांक्षी का मीनिंग है एम्बिशियस, है ना, एम्बिशियस। ठीक है। अब मुगल सत्ता के वीकेंड होने से इसी दीवान ने क्या कर दिया, उसने कहा कि अब मैं ही बनूंगा सूबेदार। और सूबेदार बनने का मतलब है कि उसे अभी भी मुगल शासन के अधीन काम करना पड़ेगा। कुछ समय बाद यही सूबेदार ने कहा कि नहीं भाई, अब मैं बंगाल में इंडिपेंडेंट शासन चलाऊंगा, स्वतंत्र शासन चलाऊंगा। कहाँ पर, तो स्वतंत्र शासन चलाऊंगा बंगाल। कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है सूबेदार कि मैं स्वतंत्र शासन चलाऊंगा बंगाल में। और जब उसने स्वतंत्र चलाना, शासन चलाना शुरू किया, तो उसी का नाम था नवाब, उसी का नाम था नवाब। तो अगर कभी आपसे PT में भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि नवाब का पद सूबेदार से बड़ा है। ठीक है सर। अब एक चीज देखो कि बंगाल मुगलों का प्रांत रहा, बंगाल मुगलों का प्रांत रहा। और उसी बंगाल पर एक ऐसा दीवान बैठा जो आगे चलकर नवाब ऑफ बंगाल बन गया। मीन्स मुगलों की
यहाँ पर तो ये बात प्रूफ हो गई कि उनकी पॉलिटिकल पावर कमजोर हो रही थी, और पॉलिटिकल पावर कमजोर होगी, सेंटर की पॉलिटिकल पावर कमजोर है, तो नवाब की कितनी भी पावर स्ट्रांग होगी तो वो तो बंगाल तक ही होगी। रीजनल पर्सपेक्टिव, कितनी भी पावर मजबूत होगी तो नवाब साहब की पावर कहाँ तक मजबूत होगी। अगर ये नवाब कैपेबल होंगे तब की बात कह रहा, अगर ये नवाब योग्य होंगे, अगर ये नवाब योग्य भी होंगे तो इनकी शक्ति केवल बंगाल तक सीमित रहेगी, बंगाल तक सीमित। क्लियर है? इसका मीनिंग ये है सर कि अगर नवाब योग्य हैं तो, लेकिन अगर नवाब अयोग्य हो गए, अगर नवाब इनकैपेबल हो गए, अगर यहाँ पे नवाब इनकैपेबल हो गए, तो भैया इनकी तो बंगाल में इनके अपने इंसान बात नहीं सुनेंगे। मीन्स ये बंगाल की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल, या नवाब की सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस या पॉलिटिकल स्टेटस कमजोर हो जाएगी। क्लियर? तो मजबूत में हाल ये है तो कमजोर में क्या हाल है? जब तुम सबसे अच्छे दौर में चल रहे हो, तुम्हारी एज कम है, घर वाले तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी फालतू तुम सारे थॉट्स लेकर माइंड में बैठे हुए हो, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वहां मैं नहीं गई, वहां मैं जा रही, भैया क्या सोच रहा है, नाना क्या सोच रहे हैं, तो ये सब फालतू है ना भाई कंडीशन। जब जो मौका मिला उस मौके को भी गंवा रहे हो, और जब उस मौके को गंवा रहे हो तो आगे नेचर तो तुम्हें इनवाइट ही कर रही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। और जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई तुम्हें मिल जाएगी, तब तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे थे तो उस टाइम क्या पढ़ोगे? समझ रहे हो? तो वही हाल है, मजबूत रहेंगे तो ये हाल है, कमजोर पे तो कोई पूछेगा भी नहीं। और इसी सेंस में यहीं पर यही है इनकी पॉलिटिकल कंडीशन, और इसी पॉलिटिकल कंडीशन में कंपनी एंटर कर रही है बंगाल में, और उसी कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये मेरी बातें समझ पा रहे हो? बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश तो बताना है। नोट करिए फिर आगे। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी सिर्फ पढ़ो, रायता मत फैलाओ लाइफ में, है ना? अपने आप को बहुत, क्या बोला जाए, बहुत सीमित करो हर चीज में। नोट कर लेना तो बताना, बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना, क्योंकि कौन सी बातें मैं कब अच्छा बोल जाऊं ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ये भी बोल बोल चुका हूं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
हो गया क्या? क्या ये हुआ? ओके ब्रदर, ओके। जितना हो सके ना अपने माइंड को बढ़ाओ, हाँ, और पॉजिटिव वे में, है ना? ऐसा ना हो कि माइंड को तुमने ऐसे वे में बढ़ा रखा है जो केवल, है ना, धूर्त वाला काम कर रहे हो, वो सब नहीं। ठीक है सर, नेक्स्ट करें क्या बात? क्या नेक्स्ट बात की जाए? चलो, देखो सर, अब क्वेश्चन ये है, हो गया होगा ये, है ना? देखना अब नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं। अब हम बैटल ऑफ प्लासी बात कर रहे हैं, किसकी बात? पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन बंगाल। और इसमें हमारा जो वॉर है उसका नाम है, शुरू कहां से हो रहा है, बैटल ऑफ प्लासी। समझना है इसको। देखो सर, अब एक क्वेश्चन ये है, देखना सर, ध्यान से सुनना है ना, कि अंग्रेज कहां से वो आगे बढ़ चुके हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कर्नाटक फतह किया, जब आप अगर ठीक से देखेंगे, कर्नाटक फतह करने का मतलब है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 53-54 का मामला है। प्लासी 1757, मतलब इसके बाद की बात है ना। तो दूसरे ही युद्ध में ये बात क्लियर हो गई है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, कि ब्रिटिश की संप्रभुता स्थापित हो गई है ना। तो कर्नाटक के लाभों को ध्यान से समझना। कर्नाटक के लाभों को या उसके बेनिफिट्स को, कर्नाटक के लाभों को या बेनिफिट्स को परमानेंट बनाने के लिए, अस्थाई बनाने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए कंपनी को एक ऐसे क्षेत्र की तलाश थी जो हमेशा लाभ दे सके। और हमेशा लाभ देने के लिए ऐसे ही क्षेत्र को चूज करना था जो हर दृष्टि से ब्रिटिश के फेवरेबल कंडीशन में हो। और इसीलिए ब्रिटिश ने हमेशा बंगाल को चुना। ध्यान से देखना, पौंडीचेरी को नहीं चुना उन्होंने, उन्होंने बंगाल को चुना। और बंगाल को जब चुना तो अपनी लाभों को परमानेंट बनाने के लिए ये जरूरी था कि यहाँ के नवाबों के बारे में क्या किया जाए, देखा जाए। तो नवाबों को पराजित करने के लिए, जो नवाबों का शासन है बंगाल में, नवाब्स रूल है जो बंगाल में, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जरूरी हो गया जो नवाबों के या नवाब को डिफीट करने की क्षमता रखता हो। और इसी सेंस में हम ध्यान देना, नवाबों के अपोजिट यानी पपेट नवाब को ढूंढने का प्रयास जारी, पपेट नवाब बनाने का प्रयास जारी, कठपुतली नवाब बनाने का प्रयास जारी। क्लियर? और इसी कठपुतली नवाब के लिए किसी पर्सन की तलाश, और वही पर्सन मिला इनको, मीर जाफर। वही पर्सन इनको मिला, मीर जाफर, जो क्या था भाई, जो कमांडर इन चीफ था, जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल, है ना। तो बंगाल का ये क्या था, सेनापति। तो इसी को अपने साइड करना था नवाब के खिलाफ। और इस काम में सबसे ज्यादा महारत जिसको हासिल है, उसी का नाम है रॉबर्ट, उसी का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और यही सारी जिम्मेदारी क्लाइव को दी जाएगी। ये तो चलो एक बात है कि बंगाल जाके वो क्या करने वाले हैं। कर्नाटक के युद्ध ने बंगाल, क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान देना, कर्नाटक के युद्ध ने बंगाल विजय की गेट ओपन कर दिया। कर्नाटक का सारा पैसा कहाँ लगा देना,
बंगाल लगा देना, कारण क्या है? पूरी ताकत लगा देना, कारण क्या है कि बंगाल लैंड ऑफ कुबेर। कंपनी अपने स्थायित्व, अपने लाभ को परमानेंट चाहती है, परमानेंसी चाहती है, और उसी परमानेंसी के लिए कंपनी बड़े दांव खेलने के लिए तैयार। और इसी सेंस में आप इस बात को देखना, ये सारी बातें क्लाइव के सेंस में होगी। लेकिन उसके पहले, जब कंपनी की एक यूनिट जब बंगाल गई, तो बंगाल जाकर कंपनी ने थोड़ा सा नवाबों के पावर को चेक करने के लिए आगे बढ़ी। हम फिर इस पर आएंगे, लेकिन ये तो भाई पूरा क्रक्स था ना। अब वो प्रोसेस सुनो। प्रोसेस क्या था? कंपनी बंगाल पहुंच गई है, और कंपनी बंगाल पहुंचकर नवाब के पावर को चेक कर रही है। ठीक है। और इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया सर? तो एक प्लेस है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। और इसी फोर्ट विलियम की उसने क्या करनी शुरू कर दी? घेराबंदी करनी शुरू कर। क्लियर? जब वो घेराबंदी करने शुरू की, तो इसी सेंस में बंगाल का नवाब क्या करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करता है। बंगाल का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर जब बंगाल का नवाब अटैक करता है, तो आप चाहे तो नाम ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। अब आप इस बात को सुनो ध्यान से। सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट है जीएस में, लेकिन अगर ये बैकग्राउंड हम समझ रहे हैं, अगर हम ये बैकग्राउंड समझ रहे हैं, तो क्या नवाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कंपनी की बेनिफिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंपनी की कार्य प्रणाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नवाब और बंगाल इंपॉर्टेंट है? बताओ। यहाँ समझना पड़ेगा आपको, ये बताना है ना। तो चाहे तो आप ले लो, लेकिन हम चूंकि अभी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ले लेते हैं ना। नहीं, अगर आप नहीं लिखोगे कोई इशू नहीं है। नवाब ने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बैडली बिटेन कर दिया, बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। बैडली क्या कर दिया सर? बिटेन कर दिया, इनको भागना पड़ गया बंगाल से, बहुत बुरे तरीके से इनको पराजित, बुरी तरह से, तरीके से पराजित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस समझना सर, है ना, कि कहाँ क्या खाना है। सारी अच्छी चीजें देखकर पूरा उसमें मुंह नहीं निपोड़ देना है। कुछ ही चीजें अच्छी खाना है, खानी है ना। तो देखो सर, यहाँ पर जब, अब एक बात बताओ, कंपनी अगर पराजित भी हो जाए, तो क्या कंपनी बंगाल पर फिर प्रयास नहीं करेगी? क्या कंपनी फिर बंगाल पर नहीं जाएगी? क्योंकि कंपनी को बंगाल में वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। तुम पीटी फेल हो जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्या? तुम्हारा मेंस क्लियर नहीं होगा तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या फिर से तुम वही लगोगे जिसके लिए तुमने सारी चीजें सोची थी? बताओ। कंपनी अगर बंगाल में पराजित हो जाए रही है, तो कंपनी क्या वहां से बोरिया बिस्तर हटा लेगी, या कंपनी फिर से एक अलग और मजबूत शक्ति के साथ फिर से ट्राई करेगी कि नहीं करेगी, अपने सबसे अच्छे कमांडर के साथ? यस और नो? क्लियर? तो भाई यही तो अपनी लाइफ पर भी है, कि पीटी पर फेल हो गए, मेंस फेल हो गए, उसके बाद हम परेशान हैं। तो भैया आप परेशान हैं तो छोड़ दीजिए फिर। आप ये मान के क्यों तैयारी कर रहे थे कि इस साल हो जाएगा आपका? क्लियर है? मीन्स कि जब तक नहीं होगा तब तक प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि बंगाल जैसा प्लेस कहीं और नहीं है भारत में। जैसी इस यूपीएससी की फैसिलिटीज हैं, जैसी इस यूपीएससी की और भी सारी डेकोरम है, वैसा किसी और जॉब में नहीं है। और जब जीवन मिला है, तो जब तक प्राण रहेगा, जब तक एज रहेगी, तब तक चोट ज्यादा गंभीर करेंगे पिछली बार से। समझ रहे? और उसके लिए क्या चाहिए? वेपन्स, और उसी वेपन्स का नाम है अच्छे शिक्षक का चुनाव, अच्छी कोचिंग का चुनाव, अच्छी किताब का चुनाव। क्लियर है? तो कंपनी ने कहा यहीं से कि भैया तुम जाओ, तुम्हें याद करो कर्नाटक के युद्ध में गिफ्ट मिला है,
तो कर्नाटक के युद्ध में क्लाइव को गिफ्ट मिला, और उसी क्लाइव का नाम है, उसी क्लाइव को गिफ्ट क्या मिला कि भैया जाओ बंगाल तुम्हारी जरूरत। और बंगाल आकर क्लाइव क्या करता, तो यहाँ पर चंदा नगर, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ इस स्लाइड में नहीं हो पाएगा भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइव आता है सर बंगाल, और क्लाइव आकर बंगाल दो तीन काम करता है। पहला काम क्या करता ये समझो, पहला काम क्या करता, नवाब के खिलाफ लोगों को, अपोजिशन वाले लोगों को इकट्ठा करता है। नवाब के खिलाफ वाले लोगों को क्या करता है, तो इकट्ठा करता है, जो भी ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और जो नहीं बैठे हैं उनको लालच देके वो इकट्ठा कर रहा, जिसमें एक नाम है मीर जाफर, एक नाम है मीर जाफर, एक नाम है घसीटी बेगम, शौकत जंग, शौकत जंग, जगत सेठ, जगत सेठ, अमीन चंद, है ना। अच्छा, इसमें सारे नाम ऑप्शनल में लिखने की जरूरत नहीं है, एक मीर जाफर का नाम लिख लेना और इसमें से एक किसी का और बाकी एटसेट्रा लगा देना, ठीक है। देखो सर, तो सर ऑपोजिशन में सारे लोगों को इकट्ठा करना, इनको लालच देना और लालच देकर इनको अपने साथ लेने की कोशिश, इसी को हम एक वर्ड में लिखेंगे क्लाइव स्किल्स, है ना। अभी प्रोसेस बता रहे हैं। तो ऑपोजिशन को एक साथ कर देना दूसरी तरफ। अब क्या करना, तो अब नवाब को प्रवोक करना है, नवाब को क्या करना है, उकसाना है। और उसी के लिए उसने क्या किया, बंगाल में एक बस्ती है चंदा नगर, और यही चंदा नगर किसकी बस्ती थी, तो फ्रेंच सेटलमेंट थी, फ्रांसीसी व्यापारिक बस्ती थी। और इसी चंदा नगर से क्लाइव ने फ्रांसीसियों को कहा कि तुम यहाँ से निकलो, और यहाँ पर फिर से घेराबंदी करने का प्रयास। और जैसे घेराबंदी करने का प्रयास किया, यहीं पर क्या हुआ, क्लाइव ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। और जैसे इन्होंने चंदानगर पर डिस्टर्ब करने की कोशिश, क्लाइव वैसे ही नवाब ऑफ बंगाल यहाँ पर अटैक कर देते हैं। और जब अटैक करते हैं तो यहीं से शुरू होती है बैटल ऑफ प्लासी, यहीं से शुरू होती है बैटल ऑफ प्लासी। आप इस बात को समझना सर, कि अगर मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, डेटा क्या है देखो, नवाब ऑफ बंगाल के पास टोटल जो पावर है सर वो 50,000, कितनी फौज लेकर, कितनी इन्फेंट्री लेकर, तो 50,000 की सेना लेकर नवाब ऑफ बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ा है। सोचो सर, आप बड़े पदों के लिए, बड़ी पोस्ट के लिए, बड़ी लाइफ के लिए, बड़ी सुविधा के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा सर। सबने लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ पर क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक तरफ देखो सर क्लाइव है, और क्लाइव और उसकी आर्मी है, कौन है सर, क्लाइव और उसकी आर्मी है। क्लाइव की आर्मी की संख्या अगर आप देखोगे ना सर, तो कई जगह 500 मिलता है, कई जगह 1500 मिलता है, और कई जगह 3000 मिलता है। अगर हम बात भी करें तो 3000 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 3000, समझ रहे हो। तो 3000 लेकर 50,000 की भीड़ के सामने खड़ा, और इस रिस्क के साथ कि अगर मीर जाफर ने उस प्लान को डिनाई कर दिया तो क्लाइव और उसकी पूरी आर्मी मारी जाएगी, समझ रहे हो। इस पूरे रिस्क के साथ खड़ा होना, इतने भी गरीब हो, भगवान ने स्वस्थ माइंड जब दिया है, अच्छे शिक्षक का चुनाव तुमने कर लिया है, अच्छी किताबें हैं, संगति अच्छी कर लो, तो भैया कैसे नहीं नौकरी लगेगी। और नौकरी नहीं लगेगी तो कुछ तो लगेगी, समझ रहे हो, कुछ तो लगेगी। और इसी सेंस में कंपनी के पास देखो, क्लाइव सोचो, क्लाइव की दिलेरी तुम समझो, क्या सिचुएशन रहा होगा कि क्लाइव के पैर नहीं कांप रहे हैं कि अगर मीर जाफर निकल गया तो। क्लाइव ने इतना बड़ा सिक्का मारा है मीर जाफर पे कि वो नवाब बनने के लिए लड़ रहा है, क्लियर। तो जब आर्मी आती है ना नवाब और बंगाल की,
तो क्लाइव स्माइल पास कर रहा है, समझ रहे हो? इतना डर भी नहीं है कि कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मामला खत्म है सर। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब नवाब की सेना सर 8,000 घुड़सवार जब दौड़ रहे हैं ना, तो भी सर वो डर नहीं रहा है। कौन? क्लाइव। और यहाँ जाते जाते सेना फिर वो पीछे मुड़ जाती है, और 45,000 सेना, 45,000 आर्मी वो नवाब की आर्मी पर अटैक कर देती है। केवल 5,000 आर्मी किसके साथ लड़ रही है? तो नवाब ऑफ बंगाल के साथ। और इसमें कौन लोग हैं? तो मीर मदान और मोहन लाल। आपने पढ़ा होगा जीएस में। मीर मदान मदान और मोहन लाल के लीडरशिप में 5,000 आर्मी केवल नवाब के साथ है, बाकी 45,000 है क्लाइव के साथ। और इस तरह से ये युद्ध फाइनली क्या होता है, इस युद्ध में जीत जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में कौन विक्टोरियस होते सर? कौन विजयी होते? तो विजयी होते सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? तो बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गया। हमने इसमें ना तुम्हें ब्लैक होल ट्रेजेडी बताई, ना तुम्हें बहुत ड्रामेबाजी बताई। हम ये भी नहीं बता रहे हैं कि सिराज का क्या हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी कैसे ऑक्यूपाई कर रही है, कैसे कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल कर रही है बंगाल पे, इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। क्लियर है? तो बैटल ऑफ प्लासी में कौन विजयी हो गए? तो फाइनली विजय हुआ, विजयी हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या हमारी इस बात को आप समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो फिर इसके बाद यहां से लिख लीजिए, बताइएगा। हो गया सर। जो भी लेक्चर देखो, इसमें संभलना होता है कि ऐसा तो नहीं है तुम जीएस के ही सारे पॉइंट बता रहे हो। ऑप्शनल में एक फायदा तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी स्टार्ट करें तो अभी पॉजिटिव माइंडसेट से चलो। मुमताज, अभी संधि कुछ हुआ ही नहीं है। संधि कहाँ हुआ है? जब संधि होगा तब बताएंगे। बैटल ऑफ प्लासी में कोई संधि है क्या? नहीं ना, बताएंगे। आगे आगे नहीं सोचना है। हो गया क्या ये? चलो, लिख लीजिए सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, फिर और आगे बात करेंगे।
हो गया क्या ये? हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लो। ठीक है ठीक है। अरे कोई एक कर दो कि हो गया, फिर उसके बाद नोट कर लो, है ना? सभी क्यों इतना टाइम लगा रहे हो? एक कोई कर दो बस, इतना काफी है। हो गया सर। चलो ये हो गया। क्या ये हुआ? चलो नेक्स्ट देख लो। अच्छा ये नहीं लिखना है तुम्हें, 50,000 45,000, ये तो मैं समझा रहा था, है ना? ये सब मत लिखना। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है सर चलो। अच्छा ये तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया ना सर? बैटल ऑफ प्लासी तो हो गया। अब इस बैटल ऑफ प्लासी में क्या बात कर रहे थे? रिजल्ट एंड इम्पोर्टेंस, है ना? क्या बात कर रहे थे सर? रिजल्ट और इम्पोर्टेंस। तो देखना इसके बारे में हम क्या बात करने वाले। समझना अब इस बात को, देखो। अब सर रिजल्ट तो यही हुआ ना कि बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज जीत गए, है ना? तो इम्पोर्टेंस देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तुम्हें किसी टॉपिक का अगर इम्पोर्टेंस समझ आ गया, किसी भी बात का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, किसी भी चीज का, तो यकीन मानो तुम बहुत आगे रहोगे हर चीज में, है ना? तो देखो सर, आप इस बात को देखो सर। इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहली बात क्या हमें ये नहीं समझ आती सर, कि यहाँ पर बंगाल में अंग्रेजों का कंट्रोल स्टार्ट हुआ? बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं? पॉलिटिकल डोमिनेंसी स्टार्ट्स। पॉलिटिकल डोमिनेंसी स्टार्ट। इसी के लिए तो दम लगा रहे थे। राजनैतिक प्रभुता शुरू। लिख सकते हैं। क्या हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, क्या हम ये भी लिख सकते हैं सर कि बंगाल में आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफ मोबोक्रेसी ऑफ आर्मी। इसका हिंदी ये है कि भाई, भीड़ तंत्रीय आर्मी, भीड़ तंत्रीय या भीड़ संख्या या आर्मी की भीड़ जो भी लिखिए, भीड़ तंत्रीय सेना का पहचान। ये दिखने में तो 50,000 है, लेकिन इसमें काम के नहीं है।
ये दिखने में फॉर्म 1 लाख है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले मात्र 1,000 हैं। समझ रहे हो? तो ये भी तो लिख सकते क्या? अच्छा, ये भी लिख सकते, देखो, एक और पॉइंट लिख सकते क्या, कि बंगाल में वो अब कठपुतली नवाब ढूंढ रहे थे ना, पपेट नवाब ढूंढ रहे थे, तो क्या वो बंगाल को स्पॉन्सर्ड स्टेट नहीं बनाएंगे क्या? क्या वो बंगाल को स्पॉन्सर्ड स्टेट नहीं बनाएंगे क्या? मीन्स उनके इशारों पे राज्य चलेगा क्या? तो प्रायोजित राज्य बनाया क्या उन्होंने बंगाल को? बताओ। ये प्रायोजित राज्य बनाने का काम तो शुरू हो गया ना, मतलब जब जो भी है वो सब स्टार्ट वाली बात है, प्रोसेस शुरू हो गया क्या? अच्छा, एक और बात बताओ, जब ये तीनों बात शुरू हो गई, तो क्या हम ये लिख सकते हैं ब्रदर, ध्यान से सुनना, कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया स्टार्ट्स हेयर या बिगिंस हेयर? क्या भारत का औपनिवेशीकरण क्या यहाँ से शुरू होता है? क्या यहाँ से शुरू होता है? क्या हम ये बातें लिख सकते ब्रदर? यस और नो? नहीं लिख सकते तो बताना क्यों नहीं, और लिख सकते तो बताना हाँ या ना। नहीं, जीएस के लिए अलग से क्यों जोड़ना है? तुम ये जीएस में लिख कर तो आओ, तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे। तुम लिख कर तो आओ, इसे शुरू में ही बताया था कि जीएस के भी पॉइंट को, आंसर को ऑप्शनल की तरह लिखना है, यही तो वेटेज लेना है सबसे। हो गया ये? बताओ। अच्छा, एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या? देखो, एक और पॉइंट लिखा जा सकता है क्या, देखना एक बार। जब तुमने एक बार पीटी निकाल लिया ना सर, तो तुम्हें इस बात का डर खत्म हो गया कि प्रीलिम्स निकालना कैसे है। और जब तुमने मेंस निकाल लिया ना सर, तो तुम्हें इस बात का डर खत्म है कि भाई मेंस निकालना कैसे। ठीक है, चलो। जब ना स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो एक एग्जाम है बीपीएससी का। ठीक है। तो बीपीएससी में जब नया उन्होंने एसे इंट्रोड्यूस किया ना, तो एसे को लेकर बहुत बच्चे डर रहे थे, उसी में एक मेरा भाई है वो भी बहुत डर रहा था। ठीक है। अब जब मार्कशीट जारी हुआ तो उसके सर 160 मार्क्स है एसे में। तो अब वो कह रहा है कि भैया अब तो मौका मिल गया है, अब ये डर खत्म हो रहा है, अगली बार मैं इसे 190 लेकर आऊंगा। तो जब वो 160 ले गया ना सर, तो अब वो कह रहा है कि अब 190 लेकर आऊंगा। लेकिन जब आपने नहीं किया तो अभी 160 लाने में बहुत डर लग रहा हो। समझ रहे हो? तो अब आप इस बात को समझना जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना। हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर बंगाल पर इनका नियंत्रण शुरू हुआ, तो इसका मतलब इनकी पहुंच भी शुरू हो गई। एक्सेस भी क्या हो, अभी रुक जाओ, एक्सेस टू ट्रेजरी ऑफ बंगाल। क्या हम ये बात लिख सकते हैं ब्रदर, कि उनका क्या शुरू हो गया? तो बंगाल के खजाने तक पहुंच, बंगाल के खजाने तक पहुंच, खजाने तक पहुंच। अच्छा, अब जब बंगाल के खजाने तक पहुंच हो गया, तो भाई क्या वो प्लंडरिंग भी तो शुरू करेंगे? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि प्लंडरिंग भी स्टार्ट करेंगे भाई, लूटपाट। समझ रहे हो? तो प्लंडरिंग स्टार्ट्स हेयर,
तो प्लंडरिंग भी तो स्टार्ट होगा, लूटपाट, बंगाल की लूट कहां से शुरू होगी? तो बैटल ऑफ प्लासी से। अब एक और चीज देखना, एक्सेस टू ट्रेजरी ऑफ बंगाल। तो भैया जब वो बंगाल के खजाने को एक्सेस करने लगेंगे, तो अभी उनको दो चीज चाहिए सबसे ज्यादा, क्या क्या? एक भाई मिनरल्स। क्यों मिनरल्स चाहिए? क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ा सके। और दूसरा, बारूद चाहिए, गन पाउडर चाहिए। और गन पाउडर कहाँ पर है? बारूद कहाँ पर है? तो बंगाल में है। अभी भी आप देखना तो बिहार में सबसे ज्यादा सर सॉल्ट पीटर है, सोरा है, जिससे बारूद बनता है। तो सर बारूद और मिनरल्स मीन्स खनिज संसाधन, यहां तक इनकी एक्सेस हो गई। तो बारूद को भरेंगे कहां पर? तोपों में ना। और फिर तोपों से अगले अभियानों के लिए बात। तो कहने का सेंस ये है कि प्लासी तो एक छोटी सी घटना है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। मेरे भाई नवाब और बंगाल ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भैया अगर प्लासी हार गए, प्लासी अगर विश्वासघात से भी हार गए, कॉन्सिपरेशनल वे में भी हार गए, तो केवल बंगाल नहीं जाएगा, उससे बड़ी चीज शुरू हो जाएगी। तुम्हारा यूपीएससी पास होना सिर्फ तुम्हारा पास होना नहीं है, तुम्हारे पूरे समाज, पूरे एरिया को एक अलग छलांग देने वाला है। तो बड़ी बात यह है, इतनी बातें नवाब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतनी बातें समझ रही है कंपनी, तभी तो पूरी पावर बंगाल में। समझ रहे हो? तो इसे नोट कर लो, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको मन में बैठा लेना आप, ठीक है? चलो आगे करेंगे, जल्दी बताओ थोड़ा। मजा आ रहा है तुम्हें? बताओ। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मजा ना आए तो ये टीचर का फेलियर है। अच्छे वे में, शायराना अंदाज में नहीं। समझ रहे हो? चलो जल्दी नोट करना, बैटल ऑफ बक्सर शुरू करना है। क्लास में तुम ठीक से प्रेजेंट रहोगे ना मेंटली, तो रूम पे सिर्फ 15 मिनट रिवीजन करना है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करना पड़ गया तो लानत है मेरी टीचिंग पर। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, दोनों का मीनिंग इक्वल नहीं है। कॉलोनियलिज्म का मतलब है, कॉलोनियलिज्म का एक छोटा सा पार्ट है पॉलिटिकल, है ना, आगे बात करेंगे हम। फिलहाल अभी एक करके समझिए। ठीक है मुमताज? चलो, हो जाए तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ भी लो डाउट, और ये हो जाए तो बताओ, हम आगे बढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के लिए। ये सर, ये तीसरा पॉइंट है ना, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा, और एक ये वाला पॉइंट है पांचवा हो जाएगा, है ना? ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और ये कौन सा होगा? पांचवा हो जाएगा, ठीक है? हो गया क्या? चलो, तो सर यहाँ तक कोई डाउट हो आपको पूछ लो, और नहीं है तो फिर हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर।
अगर यहाँ तक हो गया तो हमें बताएं, और फाइनली हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। मोबोक्रेसी आर्मी की पहचान ऐसे हो गई मुकेश कि भाई ये आर्मी तो जा रही है किसके लिए? आर्मी तो भाई नवाब की है ना, लेकिन ये आर्मी नवाब की ओर से नहीं लड़ रही है। मीन्स इनको कोई भी थोड़ा सा भी लाभ दे तो ये किधर भी बदल सकते हैं। ये केवल भीड़ है जो मालिक के लिए लॉयल नहीं है, पैसे के लिए लॉयल है। अब आर्मी ने ये कभी जरूरी नहीं समझा कि हमारा जो बॉस है वो नवाब है, न कि मीर जाफर है। समझ रहे हो? तो भीड़ तंत्री आर्मी है जिसका विजन नहीं, समझ रहे? ट्रेनिंग नहीं है बेसिकली। भाई एक बार मुकेश, एक बार दो बार कॉपी पेस्ट नहीं, है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होगा ब्रदर। कुछ बातें हैं जो नहीं डाइजेस्ट होंगी। जब एक बार में आंसर दे रहे हैं, चार बार कॉपी पेस्ट करोगे नहीं देंगे आंसर। ये सब मत करो, है ना। जब दे रहे आंसर, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ, आगे बढ़ें क्या? एक बार में सुन लेंगे हम बात, चार बार बोलोगे तो नहीं सुनेंगे। क्लियर हुआ? आप लोग बता दो, आगे बढ़े। एक बार थम्स अप करो, बता दो। 5 मिनट बचा है, कम से कम बैकग्राउंड तो बना दें। थोड़ी बहुत डांट खाते रहोगे ना तो ऐसा तो नहीं है तुम्हें बुरा लगेगा? डांट वाट से मेरी डांट वाट सकता हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तुम्हारे फायदे के लिए है। चलो सर, देखो सर, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा एक बात सुनो सर, शुरू कर रहे हैं ब्रदर, 5 मिनट बस फोकस हो जाना, फिर छोड़ देंगे आपको। ये जितने लोग क्लास नहीं कर रहे हैं ना, हमें आप रिप्लाई दो ब्रदर, कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे कैसे पता चले कि तुम क्लास कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर तुम नहीं रिप्लाई दोगे ना, मैं तुम्हारा एक्सेस हटा दूंगा, ये ध्यान रखना, है ना। क्योंकि ये जो हमारा बैच है ये प्रोफेशनल नहीं जुड़े अपन। प्रोफेशनली जुड़ते ना तो तुमसे 15,000 रुपए लेते, और मुझे पता था कि तुम मेरे से ही पढ़ोगे। तो भी ये मुझे पता था अच्छे से कि 30 से 40 बच्चे मेरे साथ तुम्हारे पढ़ेंगे ही, चाहे मैं कितनी भी फी रखूं। तो मैं तुमसे प्रोफेशनल नहीं जुड़ा हूँ, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा ड्रामेबाजी करोगे फिर भगा दूंगा मैं। देखो सर, अब यहाँ पर देखना ब्रदर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं फोकस करना है ना। देखो बैकग्राउंड में क्या है कि ये मलाल तो रह गया ना यार। जैसे जैसे भाई मेरे साथ क्या है, मेरे साथ ये मलाल, ये दर्द हमेशा रहेगा। मैं आपको शेयर करता हूँ, ये तो अपना मंच है, अपनी कोचिंग है। तो देखो सर, मेरे साथ मलाल ये रह जाएगा कि मुझे पूरा टाइम नहीं मिला यूपीएससी का, लेकिन जितना मिला उतना मैंने परफॉर्म किया। लेकिन चूंकि अभी क्या है, अभी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज्यादा है। अब दूसरी बात ये हो गई है कि अब पैसे भी इतना ज्यादा है कि मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये मलाल है कि एक बार मुझे ऐसा करना था। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि चलो गॉड ने मुझे कुछ और दिया है ना। लेकिन मलाल तो है, और वो मलाल रह ही जाएगा ना। तो देखो सर, एक जो बड़ा पॉइंट है जिसके बारे में बात कर, अब जब हिस्ट्री लिखी गई ना सर, तो इसमें ये डिस्कशन किया गया कि प्लासी का युद्ध, भाई ये तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी से भरा भरा हुआ मुद्दा है। ये तो सर बिट्रायल है। ये तो बिट्रायल है कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो एक तरफ से, और वहां जाकर आर्मी तुम्हारी दूसरी तरफ से लड़ रही है, तो विश्वासघात है। और ऐसा विश्वासघात करने पे किसी की स्किल कैसे मानी जा सकती है, क्लाइव की कुशलता कैसे मानी जा सकती है? ये तो कोई कर सकता है ना। तो इस सेंस में कहा गया कि भाई ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है, एक बिट्रायल है।
ये एक विश्वासघात है और इसमें ये माना ही नहीं जा सकता कि कंपनी पावरफुल हो चुकी है। कंपनी अभी भी क्या है, कमजोर है। ये तब माना जाएगा जब कंपनी एक हेल्दी वॉर में पराजित कर देगी। और इसी के लिए जब ये विश्वासघात है तो भैया एक ओपन वॉर तो होना बनता था। और इसी ओपन वॉर का नाम क्या है सर? तो बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है? क्लियर है? छोटू रुक जाओ भाई। क्लाइव की राजनीतिक त्रुटि कहाँ रही? क्लाइव की राजनीतिक त्रुटि नहीं रही। फोर्ट विलियम में क्लाइव नहीं है, चंदानगर में क्लाइव है। फोर्ट विलियम में ब्रिटिश है। समझ रहे हो? तो देखो, अब इस बात को देखो, ओपन वार। और ये ओपन वार किस नाम से जाना जाता है? तो बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। अब देखो, यहां से कंडीशन शुरू कर रहे हैं बक्सर की। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ सर? तो बक्सर की लड़ाई कैसे हुई, इसकी बैकग्राउंड बना रहे हैं समझना। यहाँ पर सर मीर जाफर बन गया नवाब। और मीर जाफर जब नवाब बना तो ये फर्स्ट पॉपिट नवाब है जो बंगाल में अपॉइंट हो रहा है। फर्स्ट पॉपिट नवाब इन बंगाल, है ना? अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भाई पॉपिट नवाब है, लेकिन मीर जाफर अपने आप को रियल नवाब समझ रहा है। आने वाले समय में मीर जाफर कंपनी की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। कंपनी की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। और जब वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो अब उसे क्या करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को हटाएगी। और मीर जाफर को उसने क्या कर दिया? मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और अगला नवाब बना दिया मीर कासिम को। क्लियर है? मीर कासिम नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बने। और ये भी वही मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बने और ये भी वही मिस्टेक कर रहे हैं जो मीर जाफर कर रहा है। क्या मिस्टेक है भाई? ये भी अपने आप को रियल नवाब समझ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये भी कैसे नवाब हैं? तो पपेट हैं, लेकिन ये ज्यादा कैपेबल है मीर जाफर से। अब देखो, नवाब ऑफ बंगाल चाह रहा है हमारी चले बंगाल में। और कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी करके ये हासिल किया है, अचीव किया है कि हम ही चलाएंगे बंगाल में। तो दोनों के बीच क्लैशेस तो आएगी। और उसी क्लैशेस का नाम है बैटल ऑफ बक्सर, जो हम करेंगे कल। ये नोट कर लीजिए और डाउट पूछ लीजिए। ठीक है? छोटू, आपका जो आंसर था वो मिल गया क्या आपको? बता दीजिएगा। गाना सर। क्लियर है क्या ये? नहीं, पिटाई नहीं चलेगी। डांट ही इतना दूंगा कि वो पिटाई से ज्यादा उसकी मारक क्षमता होगी। अच्छा, डांटने का मतलब ये नहीं है कि तुम डाउट मत पूछना, है ना? वो नहीं, बिल्कुल डाउट पूछना। बस डांटने का मतलब ये है कि तुम थोड़ा राइट ट्रैक पे रहो। अच्छा, मेरी डांट से तुम आहत भी मत होना। ठीक है? चलो सर, तो इसे करते हैं बंद। और मिलेंगे हम आपसे कल। चैप्टर आगे बढ़ रहा है, बहुत संजीदगी से पढ़िएगा, बहुत फ्रेम्ड करके पढ़िएगा। जो लाइव नहीं क्लास कर रहे हैं मुझे मैसेज करो, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं तो यकीन मानो तुम्हारी एक्सेस हटा दूंगा मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, कल मिलते हैं। रिवीजन करिएगा, बैटल ऑफ बक्सर की बात करेंगे कल। और क्वेश्चन अब ज्यादा आपको धीरे धीरे ज्यादा हमारे क्या बोलेंगे, अकाउंट में आने लगेंगे, क्योंकि टॉपिक बढ़ जाएगा। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया।